देश में हर चीज की कीमतें बढ़ रही है और उससे जो सामान्य जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत से गरीब लोग, गरीब जनता बड़ी परेशानी में है, त्रस्त है और बहुत से नौजवान अपने नौकरियां भी खोली है और गरीब लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज है। ऐसे वक्त में एक तरफ से कोविड की मार और दूसरे तरफ ये महंगाई की मार। मोदी जी तो हमेशा कहते थे कि मैं देश के लोगों को सुखी रखूंगा, सुख और समृद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जनता से मौका मांगा और अपने हर भाषण में यही कहा कि भाई कांग्रेस को आप 70 साल दिए, मुझे सिर्फ 7 साल के लिए या 5 साल के लिए एक बार चुनिए। लेकिन जब वो सत्ता में आए, आज क्या हालत है। अगर मैं ये आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि उनके जमाने में जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और इतने बढ़ रहे हैं कि सामान्य जनता के पहुंच में नहीं है और आज सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं बेचा जाता है तो महाराष्ट्र में, खास करके ट्राइबल एरिया में, गढ़चिरोली जैसे एरिया में 107-108 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जाता है। और यहाँ पर भी, मुंबई में भी सबसे ज़्यादा है डीजल। और जो डीजल हमारे खेती करने वाले किसान लोग अपने ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमको अनाज पैदा करके देते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी चोट मोदी जी ने लगाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फर्टिलाइजर पे भी जीएसटी लगाया और किसानों के लिए तो वो कहते थे हमेशा कि मैं उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना रहा हूं। लेकिन किसान आज दिल्ली में सड़क पर बैठा हुआ है, उसको उठाने की कोशिश वो नहीं कर रहे और वो जो किसानों के लिए हानिकारक जो कानून है, जो फार्मूलाज हैं, उन तीनों फार्मूलाज को वापस लेने के लिए वो तैयार नहीं है। और ये हमेशा वो कहते हैं उसमें क्या कमी है बताइए। जब पार्लियामेंट में हमने
उनको कमियां बताई, लेकिन वो तैयार नहीं है दुरुस्त करने के लिए। आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो तो 55 में आया था। किस उद्देश्य से आया था? कि जो ये ब्लैक मार्केटर है, जो ये लोग बड़े बड़े पैसे वाले जरूरी चीजें अपने गोडाउन में रखकर लोगों को तंग और तबाह करते हैं, तो उनको सस्ती कीमत पे मिले और लोगों को उसका एक कंट्रोल रेट में मिलने के लिए उन्होंने एक कानून लाया था। लेकिन आज ऐसा खुला कर दिया कि चाहे कोई अमीर आदमी, चाहे कोई व्यापारी, चाहे जितने भी मोदी साहब के दोस्त हैं, वो अपने गोडाउन में कितना भी सामान रख सकते हैं, जरूरी चीजें, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पहले पाबंदी इसलिए थी कि जरूरी चीजों के ऊपर अगर कंट्रोल रहा तो सामान्य जनता का उससे फायदा होगा, इस हिसाब से ही वो किया था। आज वो उन्होंने निकाल कर सभी लोगों को परेशान किया है। और आपको ये भी मालूम है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ साथ जो एडिबल ऑयल है, तेल का दाम, खाने पीने की चीजें, वो भी इतने बड़े हैं। एक सामान्य आदमी 1 या 2 लीटर तेल भी अगर खरीदना चाहता है, उसको 1 कुंटल गेहूं बेचना पड़ता है। और कोई ज्वारी उत्पादन करने वाला है तो उसको कम से कम 1 कुंटल ज्वारी भेजे तो 2 लीटर तेल मिलती है। तो ये चीजें आज हम जनता को बताना चाहते हैं। और आने वाले जो 19 तारीख हमारी जो पार्लियामेंट चलेगी, ये सारी मुद्दे वहाँ पर हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस ढंग से ये सरकार काम कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी वायदा किया था कि मेरे ज़माने में हर चीज़ सस्ती होगी और नौकरियां बढ़ेगी। और खास करके कोविड के वक्त भी यही कहा उन्होंने कि डरने की कोई बात नहीं है, जब तक मोदी है तब तक सभी लोग बड़े खुशहाली के साथ रहेंगे। लेकिन देश में 2,75,000 लोग मरे इस कोविड, उससे भी ज्यादा, क्योंकि बहुत से देहातों में जिनका देहांत हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है, कहीं डाटाज नहीं है और डाटाज मिलने नहीं रहे हैं। तो वो आज अगर सही डाटा बाहर आ जाएंगे तो और भी दुप्पट तिप्पट इस संख्या में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। और हमेशा वो पिछले सरकार की बात करते रहते हैं कि जो अब पेट्रोल और डीजल की ही मैं अगर बात करूं
तो उसमें आप देखिए कि हमारे ज़माने में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए सरकार में $111 पर बैरल था 2021 11 और 12 में, और अब जो है $44 पर बैरल है। इतना कम रहने के बावजूद भी आज 107-8 रुपए पर लीटर बिक रहा है, और उस वक्त ज्यादा रहने के बावजूद भी 71-72 रुपए में लीटर पेट्रोल दिया जाता था। और इनके ज़माने में अगर मैं कहूं कि 2014 से लेकर अब तक 326 बार पेट्रोल प्राइसेस हाइक हुए हैं, 326 टाइम्स। एंड अगर मैं सिर्फ ये 2 महीने की बात करूं तो 38 टाइम्स पेट्रोल और डीजल के दाम रिवाइज हुए हैं। तो ये चीजें आज देश की स्थिति इसमें है, और इसके बावजूद भी वो कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि भाई इतना बढ़ गया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो एक्साइज ड्यूटी इतना बढ़ा रहे हैं, उसके बजाय अगर एक्साइज ड्यूटी को वो कम करते तो ऑटोमेटिकली द पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के दाम भी कम होते थे। लेकिन एक तरफ एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के बढ़ाते गए, उसके साथ साथ में सेस लगा दी। वो सेस किसी स्टेट को नहीं मिलता, सेस डायरेक्टली उनके पॉकेट में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। तो देखिए, आपको एक बात बताऊंगा कि 6 सितंबर 2013 में 16 सितंबर 2013 में सेंट्रल टैक्स 9.48 था, और आज रुपए 32.90, और उस वक्त 52 रुपये क्रूड ऑयल कॉस्ट था, अब 39 है। यानी गिरावट आने के बाद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कम नहीं कर पाती, और जो लाखों रुपए अब तक उन्होंने पेट्रोल पे 25 लाख रुपए कमाए, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, और 25 लाख करोड़ कमाने के बावजूद भी वो पैसा राज्य को भी नहीं दे रहे, लोगों के लिए भी नहीं दे रहे। हमने कहा कि लोगों के हाथ में पैसे दो, कंज्यूमर्स के हाथ में अगर पैसे आ गए
तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपिंग सभी को मिलता है, नौकरियां मिलते हैं। इसीलिए हमने उनसे विनती भी की थी पहले, भाई न्याय योजना में राहुल गांधी जी खुद सजेस्ट किए थे कि हर महीना आप 6,000 रुपये डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो। उन्होंने नहीं माना, क्योंकि ये तो इकोनॉमिस्ट जितने भी आर्थिक तज्ञ थे, उन आर्थिक तज्ञों को पूछ के उन्होंने ये कहा था, ऐसा सिंपली भाषण में नहीं कहा था। उन्होंने बहुत से नोबेल लॉरेट्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन सबसे पूछ के एक अंदाजा हमारे देश के हित में, लोगों के लिए आज के परिस्थिति में उनको जीवित रखने के लिए क्या होना, और किसान भी आ गए और बाकी के गरीब भी आ गए। तो ये जो हमने 6,000 रुपये देने की योजना उनको बताई, तो उसका मजाक उड़ाया गया। फिर उसके बाद में जितना भी कार्यक्रम उन्होंने लिया, वो सभी सरकार जनता के खिलाफ ही लिया, और बहुत जोर शोर से एलपीजी का ये कहा, मैं फ्री अपना सिलेंडर दे रहा हूं गरीबों के लिए। भाई मैं आपके पास 15 और 19 तक के आंकड़े भी है, उसके बाद के भी जो आंकड़े हैं मेरे पास, आज की कीमत नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी का सिलेंडर 834.50 है, और ये हर लीडिंग न्यूज़पेपर में भी आए हैं, आप भी पढ़ते हैं, आपको तो मालूम है। और जो इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट करने की बात की थी, और खासकर उन्होंने ये बताया, देखिए ये मिडिल मैन के हाथ में नहीं जाएगा, डायरेक्टली बेनिफिशियरीज को उनके अकाउंट में जाएगा। अब भाई अब 3 महीने से जीरो, उस अकाउंट में कुछ भी नहीं, और वो भी 2 साल में सब्सिडी घटते 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 आके आज जीरो पे आया है। फिर भी वो ये कहते हैं कि हमने गरीबों को मदद की। एक सिलेंडर होने के बाद दूसरा सिलेंडर भी अगर कोई लेता है तो उसको यही पैसा देना पड़ता है। कितना अपना मैंने बताया जो 834 रुपीस। तो इसके अलावा शुरू में ये भी उन्होंने कहा, इस स्कीम से हर साल 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए बचेंगे। अब 7 साल का हो गया, 15 सक्का 90, 15 सत्ते 75 से 1 लाख के ऊपर हो गया। हाँ, वो कहाँ गए, कहाँ है भाई? तो ये जितना भी उन्होंने कमाया, जनता के जेब से उठाया, वो उनके ट्रेजरी में डाल के रख लिया, और लोगों को सब भ्रमित करके रखा कि मोदी सरकार सबके भलाई के लिए, सबके अच्छाई के लिए काम कर रही है। और पॉवर्टी लाइन, जब यूपीए सरकार थी, मनरेगा जैसे स्कीम्स जो हमने लाई थी, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाई थी, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हमने लाई थी, इसको मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पूरी ताकत लगा के
लाखों करोड़ों रुपए इसमें डालकर लोगों को सस्ता अनाज, सस्ती स्कूल और मनरेगा काम यानी राइट टू वर्क, ये सब दिए। उससे क्या हो गया, बीपीएल के जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन, ये मेरे आंकड़े नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन इकोनॉमिस्ट जो सर्वे किए, 27 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे। करेक्ट है ना? 27 करोड़। अब महोदय मोदी जी के जमाने में 23 करोड़ गरीबी के नीचे आ गए, 23 करोड़। तो ये है सरकार। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, चंद लोग आगे पीछे उनकी तारीफ ही करते रहते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या पेट्रोल महंगा हो गया बोल के करते हैं? क्या डीजल महंगा हो गया बोल के करते हैं? क्या दाल महंगी हो गई बोल के करते हैं? तुअर दाल देखिए, मूंग दाल देखिए, उड़द दाल देखिए, सबके 14 से 20% तक उसका इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा इनका जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो खासकर जीडीपी में मदद करता है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आप 9.1% कमी हो गई। यानी उतना पैसा आज लोगों के हाथ में नहीं आ रहा है। वो लाखों के हिसाब से आता। जब हमारा मोर और लेस टर्नओवर जब रहता है 222 लाख करोड़ और 223 ऐसा होता है, तो जब 9.1% कम, ऑटोमेटिकली वो भी कम होता है। उतना पैसा बाजार में कम आता है, लोगों की इनकम घटती है और लोग परेशान होते हैं। और पर कैपिटा इनकम पहले क्या था, 2020-21 में ये 85,925 और 19-20 में 94,566, यानी ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम भी 10,000 से घटा। यानी वही मोर और लेस मैंने ये कहा कि ओवरऑल 9.1% जीडीपी भी घट गई। तो ये जो लोगों के इनकम घटाऊ सरकार है, इनको लोगों को हमको ये बताना है। आपसे भी मेरी विनती है कि जब तक हम ये लोगों को आपके माध्यम से नहीं बताएंगे, तब तक निश्चित रूप से जनता की देखभाल नहीं हो सकती और उसके बारे में उनको जानकारी जब नहीं होगी तो आवाज भी नहीं उठा सकते। तो दूसरा, मैं और चीज़ें जो कहने के हैं, ऑयल के प्राइसेस कितने बढ़े, सनफ्लावर हो या मस्टर्ड ऑयल हो, सारी चीज़ें आपको मालूम है। इसके बारे में और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मसूर की दाल से लेकर सारी चीज़ें भी आज बढ़ रही हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको मालूम है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की, अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह बढ़ा। मैं आपको एश्योर्ड जॉब्स, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। उन्होंने ये कहा 98 लाख सैलरीड लोगों को नौकरी खत्म हो गई, नौकरियां खत्म हो गई। 98 लाख सैलरीड पीपल लॉस्ट देयर जॉब लास्ट ईयर, एक साल में। और इधर वैकेंसीज भी हैं,
गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर्स, रेलवेज, बैंक्स, इसमें नौकरियां सब अगर आप मिलाएंगे तो वो सभी, और एडेड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, इसका हिसाब मैंने किया। 1,33,00,000 नौकरियां वहां भी खाली है। तो ये जो है, अगर इधर नौकरियां जो खाली है, वैकेंसीज है, वो भी भर्ती नहीं कर रहे, और अगर ये भर्ती अगर कर देते, 1 करोड़ लोगों के हाथ में पैसा आता, वो भी बाजार में आता था। तो इसीलिए मैं ज्यादा न कहते तो यही कहूंगा कि लास्ट में 2 बातें, कि आज 97% हाउसहोल्ड्स their income is declined. They have lost their income, 97% households. और इकोनॉमी की बात मैंने पहले ही बताई, और उसके अलावा मैं ये कॉर्पोरेट टैक्स, आपको मालूम है, इसके बारे में मोदी जी की बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, कॉर्पोरेट वालों के साथ। देखिए 1920 में 5,57,000 कॉर्पोरेट टैक्स, 20-21 में 4,46,000, 21 और 22 में 5,47,000। इनकम टैक्स 4.9 लाख, 20-21 में 4.59 और 21-22 में 5.61। यानी इंडिविजुअल के, सैलरीड पीपल के इनकम टैक्स बढ़ रहे हैं और कॉर्पोरेट के टैक्सेस घट रहे हैं। तो ये जो चीजें ये आज हम सबको बड़ी तकलीफ में डाले हैं। तो अभी बहुत से चीजें हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं कि ये जो पैसे का, हमारे रुपए का कीमत भी गिर गया है, घट गया है डॉलर के मुकाबले में, और जो चीजें एक बहुत बड़े शान से कहते थे कि हम बहुत ही देश को क्या विश्व गुरु बनने जा रहे थे मोदी साहब। अरे पहले इस देश के गुरु तो बनो, बाद में विश्व गुरु बनेंगे। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। तो ये चीजें सारी हैं, हमको इसको बताना था। और भी बहुत से पॉइंट है, लेकिन अब आपको भी समय बहुत हो गया, तो इसीलिए ज्यादा नहीं कहते हैं। मैं से फिर एक बार आपसे विनंती करूंगा कि आप एक ही हमारे माध्यम है जो जनता को समझा सकते हो, जनता तक पहुंच सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे यही विनंती करके मेरे अपने शब्दों को खत्म करता। एक सवाल ये है कि लगातार बीजेपी के नेता और सेंट्रल के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि राज्यों ने टैक्सेस ज्यादा बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल पर, अगर राज्य टैक्सेस निकाल देता है तो तेल के दाम कम हो जाएंगे। इसको आप कैसे? ये देखिए, या हमारे जमाने में नहीं थे राज्य में टैक्स, ये तो हर जगह, लेकिन आप इतना बढ़ा रहे। उस वक्त तो कम से कम क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा थे, अब तो 50% हो गए ना जी, $44 पर बैरल। हमने तो 111 तक दिया, तुम हमसे कंपेयर करते हो। और ठीक है, आप टैक्स कम करो, ऑटोमेटिकली दूसरे भी करते हैं। एक तरफ तो जीएसटी नहीं मिल रहा, मैं सुना, सब्जेक्ट टू करेक्शन, यहाँ पर जीएसटी जो महाराष्ट्र में मिलनी थी, अभी 32,000 करोड़ रुपए नहीं मिला। अरे उनका हिस्सा भी नहीं दे रहे हो, और ऊपर से करो टैक्स कम करो। टैक्स कम करेंगे, रेडी है स्टेट्स। हाँ 96,000 टोटल डिवोशन, लेकिन आने वाला अब तो अभी बाकी उनके पास ही रख ली है उन्होंने 32,000। अब सरकार महंगाई इतनी बढ़ गई, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या जो अगले हफ्ते से सेशन शुरू
देखो, सदन ये बात करने के लिए होता है, हमारे विषय को जनता के सामने रखना पार्लियामेंट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मुद्दे हैं हम जरूर उठाएंगे और उसका जवाब उनको देना चाहिए। अगर नहीं देते, क्योंकि वो मोदी साहब तो कभी आएंगे नहीं, देंगे, वो अपने किसी एक मिनिस्टर को लगाएंगे या अपने आदमी वो बोलेंगे, और मोदी साहब सिर्फ आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण का समारोह जब होता है उसमें बोलेंगे, लंबा सा भाषण करेंगे, वो चले जाएंगे। या नहीं तो बीच में जब इकोनॉमिक पैकेजेस जो दिए हैं उस वक्त बोलते वक्त अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है तो तैयारी के साथ आएंगे, थोड़ी देर 10-15 मिनट बोलेंगे, फिर चले जाएंगे। उन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं है, उत्तर लेने के लिए हम तड़पते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाएगा। तो ये उनकी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई छोड़ते नहीं। इसलिए नहीं छोड़ते, हम जनता के हक के लिए लड़ने के लिए वहां पर गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, लेकिन नाना पटोले ने जो आरोप किया है कि यहाँ के सीएम और डीसीएम कांग्रेस और हमारे ऊपर और कर रहे हैं, कितना ये ऐसे देखो। एक चीज सवाल है, नाना पटोले कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, कैसे आप देखिए, इन चीजों के लिए मैं आपको पहले ही स्पष्ट बताया, मैं आया हूँ ये पेट्रोल डीजल और दूसरे चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई बढ़ रही है और आपकी कमर जो टूट रही है उसको मजबूत बनाने के लिए मैं आया हूँ। अब वो बाकी का तो बात है, नहीं, बाकी के सुनिए बाकी के चीजें पार्टी वाले आपको बोलेंगे। 2-3 दिन एच.के. पाटिल साहब यहीं रहने वाले हैं, फिर कल मिल सकते, परसों मिल सकते, 3 दिन का उनका दौरा है। इसीलिए कृपा करके मैं आपसे विनती करूंगा कि वो सारी चीजें वो उसके बारे में बहस होगी आपके साथ, लेकिन मेरी जो है ये इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में, वो चीज के लिए जो आया हूं, काइंडली डोंट डाइवर्ट इट, दैट इज माय रिक्वेस्ट। जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया है, उसको कैसे देखते हैं? और उस पर भी काफी बहस छिड़ी है कि कहीं कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं किसी तरीके से। देखो साहब, ऐसे जो मुद्दे हैं हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, क्या कहाँ है, कैसा है, कौन सा कानून है, क्योंकि यूपी वाला कोई कानून बना रहा है, आसाम वाला कोई कानून बना, वो मुद्दों पे हम जरूर उठाएंगे। हमारे पास 15-20 मुद्दे हैं, राफेल का है, ये है, वो है, कोविड का है, ये सारी चीजें हम वहां पर उठाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा उद्देश्य यही है, मेरे को जो टास्क दिया गया है कि इस पे बहस करने के लिए, तो इसीलिए मैं वो सारी चीजों को हम देख लेंगे। महागाईच्या मुद्द्यावरती तुम्ही या सरकारमध्ये सहभागी आहे, तर इथे काही प्रमाणात राज्याच्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी इथे काही कर कमी करावा का, अशा पद्धतीचा प्रयत्न करणार आहात? नाही, ते बघा, तुम्हाला माहित आहे, ते सगळे मिळून म्हणजे इन्फ्लेशन कमी करण्यासाठी, महागाई कमी करण्यासाठी काय करायचं ते सगळं ठरवतील कॅबिनेट। महंगाई को लेकर राहुल गांधी लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, जमीन पर नहीं उतरते, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है। तो क्या इस बार के सत्र में राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर कुछ स्पीच आप लोगों ने प्लान किया है, या फिर सिर्फ ओबीसी तक की उनका बयान हो? देखो, बीजेपी की आदत है कि हमेशा ट्विटर पे रहते, जमीन पे उतरते। अरे पूरे लोग हमारे पार्टी के जमीन पर ही है ना। साइकिल रैली आपने नहीं देखी, हर जगह बंडी रैली नहीं देखी, पेट्रोल पंप के पास एजिटेशन नहीं देखा, ये सब हम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये कहना कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी तो हमेशा सतर्क रह के इस सरकार को कहते हैं। और मैं खुद आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी बंडी इतनी मजबूत है, भाई जब आप बंडी में से नीचे गिर गए, उसके बिना वापस रजिस्टर किया है पुलिस ने।
वो इतने सक्षम है, ताकतवर है, इसका जवाब भी उन्होंने देंगे और बंडी को भी ऊपर उठाएंगे। तो एक मिनट उसकी जरूरत नहीं, बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ऐसी चीजों के बारे में मैं खुद 31 मई को हमारी एक कमेटी थी ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष और एक मेंबर चुनने के लिए, तो हम उसमें 5 ही लोग रहते हैं, तो मैं भी एक था। तो उस वक्त मैंने आपने जो बताया मैं खुद लेटर दिया, जो इकोनॉमी सुधारने के लिए राहुल गांधी ने कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने जो लेटर दिया था और मैं खुद जो सजेशन दिए थे, ये सारी लेटर इन पर्सन दिया, नॉट ए विजुअल थिंग। ऐसा हम जैसा फिजिकली बैठे हैं, हम जब 5 लोग वहां बैठे थे उनके समूह वो सब दिया। देखो हमने तो इतने लेटर लिखे, इसके बावजूद भी आप इसमें सुधार नहीं ला रहे, ये हमने कहा है, इसीलिए हम जमीन पे हैं, इसीलिए आप कोई चिंता मत करें। मेरा एक सवाल आपसे यही है कि जैसे आपने कहा कि बार-बार आप सरकार से, सेंटर से बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि फ्यूल के प्राइसेस कम कीजिए, आपके टैक्सेस जो है वो कम कीजिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे आप यू शुड लीड बाय द एग्जांपल कि आपने नहीं किया तो हमने एटलीस्ट यहाँ के टैक्सेस जो स्टेट टैक्सेस वो कम करें। देखो साहब, उसमें क्या होता है, जिस स्टेट में टैक्स बहुत कम होता ना, अपने गाड़ियां ट्रैंक पूरा इधर आता है, तो उस वक्त क्या होता है, इस जो स्टेट रहती है उसका टैक्स मार खा जाता है। तो उसीलिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी करने के लिए केंद्र सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक निर्णय ली तो ऐसे प्रश्न उठते नहीं हैं। खड़गे साहब, जिस तरीके से शरद पवार जी दिल्ली में बैठकर एक सब अपोजिशन का एक गुट बनाना चाहते हैं, आपने जितने भी मुद्दे बताए उन मुद्दों पर देश लेवल पर आपके मन में कुछ ऐसा है क्या कि कांग्रेस ने लीड करना चाहिए, सब अपोजिशंस को एक साथ लेना चाहिए और इस विषय पर आंदोलन करना चाहिए, कांग्रेस अकेली करती दिखाई देती है? तो ये देखिए, ये तो हमारे पार्टी के ओर से मैं बताया, लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो सुनिए, ऑल फ्लोर लीडर्स को भी हम बुलाएंगे, बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट में एक होकर किस किस मुद्दों पर हम मिलकर लड़ना चाहिए, ये हम बात करेंगे। तो इसीलिए उसका ये शरद पवार जी ने जो बात की वो बात अलग है, मैं उस बहस में जाना भी नहीं चाहता, और उसके बारे में वो खुद ही एक्सप्लेन किए हैं, कांग्रेस के बगैर वो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि लड़ने के लिए हर चीज़ के जो आज दिखाई दे रहा है ये इंजस्टिस है, इंजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए हम सब पार्टियों को साथ लेंगे, जो अपने साथ आते हैं, जो हमारे समान विचारधारा के लोग हैं, सभी मिलके काम कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर लगातार जो नॉन बीजेपी शासित राज्य वहां से आरोप लग रहा है लगातार कि वैक्सीन यहाँ पर कम आ रही है, इसको लेकर भी क्या आने वाले सत्र में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएगी? यस, देखिए वो भी मुद्दा हमारा है, हम 17-18 मुद्दों का एक लिस्ट बनाए हैं, तो उसमें कोविड का भी मुद्दा है, जिस जगह सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन बात तो वो बोल रहे, अब तक तो मेरे ख्याल से मैं परसों अपने आंकड़े देखा तो अभी 20% तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़कर जल्द से जल्द इसको करना चाहिए, ये मुद्दा तो हम उठा रहे हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य है उनका आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या आप मानते हैं बगैर बीजेपी शासित राज्य? देखिए, यहाँ के हर स्टेट के लोग तो बोल रहे हैं, मैं बोलने का सवाल ही नहीं उठता ना, सिर्फ कांग्रेस, कम्युनिस्ट भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही। देखो, हम ये चाहते हैं कि देश के सभी लोगों को एक फ्री मिले और सभी लोगों को इसका
सभी लोगों को इसका फायदा हो। इसके लिए हम उसमें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं और पार्टी लाइन पे ही हम एलिगेशन नहीं करना चाहते हैं। जो वो कहते हैं करके दिखाना चाहिए, यही हमारा कहना है। कार्रवाई चल रही है मी यामध्ये आज खरं म्हणजे खरगे साहेबांचं पत्रकार परिषद आहे आणि राष्ट्रीय प्रश्नावर चर्चा होईल या अपेक्षा आहे. आपण तर रोज बरोबर आहे, मी बोलतो परत तुम्हाला ज्यावेळेस आज खरगे साहेबांना राष्ट्रीय लखनऊ में आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई चल रही है, उस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव यूपी का करीब है, इसलिए कहीं ये पूरा मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ऐसा देखो, अब मैं इलेक्शन की बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इन्फ्लेशन के बारे में आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। बताऊंगा, समय आएगा अभी बात करेंगे। पार्लियामेंट तो आने वाला है, फिर बात करेंगे। दिल्ली के सीमाओं में पिछले 6 महीने से ज्यादा किसान का आंदोलन है और ऐसे में 22 तारीख को किसानों ने पार्लियामेंट घेरने की भूमिका रखी है। कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन को अब समर्थन देगी क्या, और कांग्रेस का इस आंदोलन के बारे में क्या रवैया रहेगा पार्लियामेंट? देखिए, इसकी आवाज तो हमने पार्लियामेंट में उठाई, राज्यसभा में भी उठाई, और अभी भी मैंने आपके सामने कहा कि इतने लोग वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके बारे में मोदी जी चिंता नहीं कर रहे, शाह जी चिंता नहीं कर रहे, हम दो हमारे दो कोई भी इसके बारे में सोच रहे नहीं। लेकिन हम जरूर उन मुद्दों को उठाएंगे और लोगों को उनकी ताकत बढ़ाने के लिए जो उनको मदद करना चाहिए। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे